नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पॉलिटिकल लेक्चर 22 है और इससे पहले वाले में हमने लोकसभा के बारे में डिस्कस किया था और आज हम इस लेक्चर में राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के संसद बनती है और संसद हमारी होगी, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 79। ठीक है, आप जैसे ही इससे नीचे जाएंगे, है ना, इसी में लिखा हुआ है कि एक संसद के 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस किया है। जैसे ही आप 79 के बाद 80 में उतरते हैं तो 80 जो आर्टिकल है ये किसके बारे में बताता है? राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है ना, ये याद रखिए। और ये जो आपका 81 होता है, ये 81 आपको बताता है लोकसभा के बारे में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पहले में संसद 79 से स्टार्ट होता है संसद के बाद 80 में आपको दिया है राज्यसभा और 81 में दिया है आपको लोकसभा। तो लोकसभा के ऊपर हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है ना, मतलब पहले ही डिस्कस कर लिया है और अब हम बात करने वाले हैं राज्यसभा के ऊपर। ठीक है दोस्तों, देखिए वहाँ पर अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि लोकसभा को कैसे कैसे चीज़ें, विशेष प्रावधान में क्या क्या है, लोकसभा पहली कब गठित हुई थी, है ना, और अभी कौन सी वाली चल रही है, कौन पहले प्रोटेम स्पीकर बने, कौन फिर स्थायी रूप से बने, कौन अस्थायी रूप से बने, क्या प्रोटेम स्पीकर का काम होता है ना, ये सब मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, कौन इनको शपथ दिलाता है ना, स्पीकर शपथ खाता है कि नहीं खाता है, ये सब वहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज अपन बात करते हैं आर्टिकल 80 के बारे में, जो कि कहता है राज्यसभा की संरचना। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि राज्यसभा में 12 लोगों को, है ना, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और ये 12 लोग कौन होते हैं? देखिए होता क्या है, यहाँ पर है कितने टोटल, आप सभी को पता ही होनी चाहिए चीज़ें। जैसे हम मान 245, ठीक है, 245 सीटें आज हमारे पास राज्यसभा में। ठीक है, 245 में से जो 12 होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। अब ये कौन होते हैं जो मनोनीत होते हैं? और लोकसभा में कितने मनोनीत होते हैं? 2 मनोनीत होते हैं। लेकिन आपने देखा था कि आर्टिकल 331, ये 2 जो एंग्लो इंडियन है, इनको मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल 331 के तहत। लेकिन कब? लोकसभा में ये आम चुनाव के थ्रू लोग आते हैं। इसमें दोस्तों आपको पता ही होगा, आम चुनाव जब भी होते हैं तो लोकसभा के लिए आम चुनाव हुआ जाता है और उसमें सारे के सारे बंदे चुन करके ही आते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, वो सारे के सारे। लेकिन मान लो कि, और ये जो चुन के आए हैं, अगर इनमें एंग्लो इंडियंस नहीं है जो चुनाव लड़ करके जीत के आए हैं, तो फिर राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि एंग्लो इंडियन की जो कहना चाहिए प्रतिनिधित्व की रक्षा करते हुए वो 2 एंग्लो इंडियन को जो है मनोनीत करते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं कि उनको मनोनीत करना है। आर्टिकल 331 साफ साफ ये कहता है, ये तभी मनोनीत करेंगे जब उन्हें एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व चुन करके आता हुआ नहीं दिखेगा, जो लोकसभा अभी अभी जीत करके आए हैं उनमें से। जैसे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं है तो राष्ट्रपति को मनोनीत करना पड़ा है। सपोज करो कि प्रधानमंत्री की जो पार्टी है उसमें ऐसे कोई व्यक्ति होते 2 जो कि एंग्लो इंडियन होते और वो जीत के आए होते, तो फिर ये 2 एंग्लो इंडियन हम मनोनीत नहीं करते। ये तभी मनोनीत किए जाते हैं जब वो चुन के नहीं आ पाते हैं। ठीक है, ताकि उनकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जा सके वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो हम राज्यसभा में तो 12 लोग की बात कर रहे हैं, तो वो तो सिर्फ एंग्लो इंडियन है। ये कौन होते हैं जो 12 हम मनोनीत कर रहे हैं? तो याद रखिए दोस्तों, है ना, आप ये जो 12 लोग होते हैं जिनको नियुक्त किया जाता है, ये 4 फील्ड से होते हैं और हमेशा याद रखिए 4 ही रहते हैं। एक है साहित्य के फील्ड से, है ना, वो 12 में से कुछ हो सकता है साहित्य के फील्ड से हो सकता है कुछ विज्ञान के फील्ड से हो, कुछ कला के फील्ड से हो और कुछ समाज सेवा से हो। क्लियर है दोस्तों? ये बिल्कुल याद रखिए, ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इन्हीं में से जो है 12 लोग मनोनीत किए जा सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर 12 मनोनीत होते क्या सर सबसे 3-3 आते हैं क्या? 3-3-3-3-3, है ना, 3-3-6-3-9-3 और ये 12 हो गए इस तरह से? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा आंकड़ा कभी लगाइएगा मत, ऐसे क्वेश्चन आते भी रहते हैं, परेशान मत होइए। ये जो 12 के 12 मनोनीत है ना, ये अकेले ही हो सकता है साहित्य से 12 के 12 आ जाए, अकेले ही हो सकता है विज्ञान से 12 के 12 आ जाए, कला से ही अकेले 12 के 12 आ जाए और समाज सेवा से भी अकेले 12 के 12 आ सकते हैं और अलग अलग से भी आ सकते हैं, है ना। हो सकता है कि 10 इसमें से आए और 2 इसमें से आए। समझ गया दोस्तों, कहीं से भी कितने भी आ सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा, कई बार ये आता है आपके दिमाग में कि सर इसमें खेल तो कहीं है ही नहीं, तो फिर सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, ये सब के सब कैसे सांसद बने? ये सब कैसे मनोनीत हुए? ये तो कहीं लिखा ही नहीं, खेल तो कहीं लिखा नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, खेल भी एक कला है ना, इसीलिए आप देखते हो कि खेल से जुड़े हुए व्यक्तियों को भी जो है मनोनीत कर दिया जाता है राज्यसभा में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ें बताई आपको। और याद रखिए, क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत कर रहे हैं तो राष्ट्रपति खुद तो मनोनीत करते नहीं है, उनकी जो मंत्री परिषद है दोस्तों, उनकी जो मंत्री परिषद है उसमें जो प्रधानमंत्री हैं, है ना, तो ये लोग कुछ लिस्ट भेजते हैं उन्हें कि भैया ये 12 लोगों को जो है आप मनोनीत
कर दो। तो अब इस लिस्ट में जिस जिसके नाम होंगे 12 के 12, राष्ट्रपति इन्हीं 12 को सीधे सीधे मनोनीत कर देंगे राज्यसभा में। ये बात क्लियर हुई? चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखिए, क्योंकि 12 लोग के बारे में तो आपने बात कर ली, लेकिन हमें तो मालूम है कि राज्यसभा में टोटल कितने होते हैं, 145 होते हैं, है ना, सॉरी 245 होते हैं दोस्तों, है ना, 245 होते हैं। इनमें से 12 हटा दो आप, है ना, ये तीन और ये 2, तो कितने बचे? 233। हाँ, तो अब ये 233 के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? अगेन उसी आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने कहा था ना 81 आर्टिकल लोकसभा की संरचना के बारे में बताता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दी थी वहाँ पर, है ना। 552 ओरिजिनल सीट थी, लेकिन हम 545 पर ही लड़ते हैं। उसकी वजह क्या है कि 7 सीटें जो है हमारी वो POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, इस वजह से हम उस पर चुनाव नहीं कर सकते, वहाँ सांसद नहीं बुला सकते। क्लियर है दोस्तों? ये अपन ने 81 में डिसाइड किया था। अभी अपन 80 पे बात कर रहे हैं, और 80 में, है ना, 80 में संरचना दी गई है राज्यसभा की सीटों के बारे में। तो 12 की तो बात हो गई, तो अब बचे 233 सदस्य। तो ये कहाँ से आएंगे और ये कैसे आएंगे? तो दोस्तों ये चुन के आएंगे, इनका चुनाव होगा। लेकिन क्या इनका चुनाव लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष होता है? नहीं दोस्तों, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अब ये अप्रत्यक्ष कैसे काम करता है? अप्रत्यक्ष का मतलब ये हो गया जिसमें जो आम जनता है, आम जनता अगर वोट डालने जा रही है तो वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो जब आम जनता वोट डालने जाती है तो 2 ही बार जाती है, एक जाती है वो लोकसभा के चुनाव में और एक जाती है विधानसभा के चुनाव में। ठीक है, पंचायतों में भी जाती है, पंचायत के चुनाव में भी जाती है। लेकिन आप ये जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो इनमें कभी भी जो है प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। आप कभी भी राज्यसभा के में वोट नहीं डाल सकते, कभी भी उपराष्ट्रपति चुनने के लिए वोट नहीं डाल सकते, और कभी भी राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट नहीं डाल सकते दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये सारे के सारे अप्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, इसीलिए इनकी चुनाव का नाम ही देखो अजीब सा होगा। जिसने राष्ट्रपति पढ़ लिया है और उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, उसके लिए अभी नया नहीं है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। बस जानते हो दोस्तों अंतर क्या होता है? देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, है ना, जो हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव है, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं आपके लिए राज्यसभा। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में दोनों में ही आपको शब्द देखने को मिलेगा एकल संक्रमणीय आनुपातिक, है ना। ये दोनों में ही कॉमन है। राज्यसभा के सदस्यों में भी यही वाला चुनाव की पद्धति है, और एकल संक्रमणीय अनुपातिक वाला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में तो है ही है। ठीक है दोस्तों, तो फिर फर्क क्या है? फर्क इतना है कि दोस्तों की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाला एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान है। ये गुप्त होता है, मतलब कौन व्यक्ति किसको प्रेफरेंस दे रहा है, किसको वोट दे रहा है, किसको राष्ट्रपति बनाने के लिए वो कर रहा है, दे रहा है, वो किसी को बताता नहीं है, इसीलिए इसे गुप्त मतदान कहते हैं। ये किस किस में होता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मामले में होता है। लेकिन हमें किसकी बात करनी है अभी? हमें बात करनी है कि सर राज्यसभा में क्या होता है। तो राज्यसभा में खुला होता है दोस्तों, है ना। इसका मतलब ये कि सामने वाला जो वोट दे रहा है, अगर वो चाहता है कि ये व्यक्ति राज्यसभा में जाकर के सदस्य बने, तो अगर वो किसी व्यक्ति को वोट दे रहा है तो उसे अपना वोट दिखाना पड़ता है कि मैं इसे वोट दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में आपको ये बताऊंगा मैं कि क्यों ऐसा खुला रखा गया है। अब आप सोचेंगे सर इसमें ट्रांसपेरेंसी तो रही नहीं, है ना, ऐसी पारदर्शिता तो रही नहीं, खुला रखने की क्या ज़रूरत थी उसको। ठीक है, चलिए उसके बारे में भी देखेंगे दोस्तों। पहले अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 233 सीटें आएंगी कहाँ से। तो है ना, 233 लोगों का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक, ये खुला पद्धति है, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की गुप्त पद्धति है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अब एक अनुसूची है, अनुसूची 4। भाई 233 आने हैं ना, और कहाँ से आने हैं? भारत के विभिन्न राज्यों से आने हैं भैया, है ना। ये राज्यसभा के सदस्य हैं तो विभिन्न राज्यों से आएंगे, है ना। अब देखो कैसे होगा। तो अनुसूची 4 इस बात का उल्लेख करती है, इसने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि किस राज्य से, है ना, किस स्टेट से, किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य लिए जाएंगे, है ना, कितनी सीटें कहाँ से होंगी। तो जैसे आपने देखा होगा कि MP में जो है राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 11 दी हैं। तो ये इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? ये तो आप पढ़ तो लेते होगे, MP से राज्यसभा की सीटें 11 हैं, है ना, लोकसभा की सीटें आपकी 29 हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है ना, इस तरह से। और विधानसभा की सीटें 230 हैं, 230 प्लस एक एंग्लो इंडियन भी रहता है हमारे यहाँ, जैसे राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ये क्लियर है दोस्तों? तो अब आपको क्या लगता है, तो ये कहाँ लिखा हुआ? ये सारी बातें लिखी हुई अनुसूची 4 में, है ना। इस तरह से राजस्थान में देख लो, राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें आती हैं, और सबसे ज़्यादा आती हैं दोस्तों UP। आपको मालूम है वहाँ जनसंख्या ऑलरेडी बहुत है, तो जनसंख्या के हिसाब से है। तो राज्यसभा में जो है UP, है ना, सॉरी UP में जो है राज्यसभा के लिए 31 सीटें रखी गई है, ये सबसे ज़्यादा है। तो आपको ये भी एक फैक्ट याद रखना है।
ठीक है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, जैसे ही मैं किसी को बताता हूँ कि 11 सीटें हैं एमपी की या 10 सीटें हैं, तो उन्हें ये लगता है कि जिस तरह से विधानसभा के चुनाव एक बार होते हैं और हम अपने अपने वोट देते हैं, तो क्या इसी तरह से एक ही बार राज्यसभा के चुनाव होते हैं अपने अपने राज्य में, और 10 के 10 एक साथ जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े होते हैं और उन्हें हमें वोट डालना होता है ना। अब हम तो वोट डालते नहीं, तो वोट कौन डालता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद आपको ये समझ में आया। देखिए, जब इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लो अपने विधानसभा है ना, आप किसी राज्य में, जैसे मान लो कि आप एमपी में हो, ठीक है, तो एमपी में विधानसभा है, मालूम नहीं है आपको, है ना। कमलनाथ सरकार को आपने जिताया था, लेकिन उनके विधायकों ने उन्हें धोखा दे दिया, वो हट गए, तो अब जो है भाजपा है सरकार में, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो देखिए, तो आपने क्या किया, आपने वोट दिया, तो ये था आपका डायरेक्ट इलेक्शन, है ना। आपने डायरेक्ट इलेक्शन किया और विधानसभा में पहुंचा दिया। अब बात है कि राज्यसभा है, राज्यसभा राज्यों की सभा है, याद रखिए। और हमारे पास कितने सारे राज्य हैं, आपको मालूम ही है ना, 28 राज्य हैं। अभी जम्मू कश्मीर था, वो हट चुका है, तो पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर के हटने के बाद अब वापस से हमारे पास 28 राज्य हैं। तो 28 राज्यों की विधानसभा है। हर विधानसभा में आप जब चुनाव देने जाते हैं तो अब आप प्रत्यक्ष रूप से चुनाव दे रहे हो। अब आपने क्या किया, क्योंकि विधानसभा है, तो आप जिनको चुन रहे हो वो क्या बनते हैं दोस्तों, एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधायक होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो आपने वोट डाला और एमएलए चुना, एमएलए चले गए विधानसभा में। अब ये चुने हुए आपके, है ना, ये जो है विधानसभा में जिनको आपने चुन के पहुंचाया है, अब ये बंदे कुछ बंदों को सामने खड़ा करेंगे और उनमें से किसी, और ये एमएलए अब वोट डालेंगे, इनमें से कौन जाएगा राज्यसभा में सदस्य बनने। बात समझ में आई दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आप डायरेक्ट इलेक्शन नहीं दे रहे हो, बस ये होता है कि आपके चुने हुए चुनते हैं दूसरों को जो जाएंगे राज्यसभा में, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि भैया ये 10 के 10 क्या एक बार में जो है हमारे एमएलए वगैरह जितने भी हैं, क्या वो एक बार में इन 10 को सिलेक्ट करेंगे, है ना, कि ये रही विधानसभा, विधानसभा में खड़ा किए इन 10 लोगों को, और हमारे एमएलए जितने हैं जिनको हमने चुना था और पहुंचाया था, और वो चलेगा वहाँ पे वोट डालने के लिए। क्या ऐसे होने वाला है दोस्तों? कैसे होगा कि 10 के 10 एक साथ खड़े होंगे? बिल्कुल नहीं, ये याद रखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक साथ 10 जाते हैं। उसका रीज़न होता है, उसका रीज़न ये है दोस्तों, पहले समझिए जाता कैसा है। इसमें कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए राजस्थान का मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ। आप देखोगे कि पहले 3 में वोट होता है, पहले 3 लोग का चुनाव होगा, फिर 2 साल बाद फिर 3 लोग का चुनाव होगा, फिर 2 साल बाद ये 4 लोग का चुनाव होगा। समझ पा रहे हो आप, है ना। ये 2-2 साल का गैप क्यों है दोस्तों? देखिए, इसलिए होता है क्योंकि राज्यसभा में हर दूसरे साल, है ना, जैसे ही राज्यसभा आप आज ही से, अब देखो जिसका हर 2 साल में 1/3 बंदे, है ना, 1/3 जो सदस्य हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, वो अवकाश ले लेते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ देखिए ज़रा, मैं आपको ये समझा रहा था कि जैसे राजस्थान की 10 सीटें हैं, तो मैंने आपको बताया कि 10 में एक साथ ये नहीं होगा कि एक साथ वोटिंग हुई विधानसभा में, हमारे एमएलएज ने चुन लिया और भेज दिया उनको। ये टुकड़े में होता है दोस्तों, है ना। पहले 3 के लिए वोट होगा, फिर 2 साल के बाद 3 के लिए वोट होगा, फिर 2 साल के बाद 4 के लिए वोट होगा। ये बात क्लियर हुई? और अब फिर मैंने आपको बताया कि सर ये 2-2 साल में क्यों करा रहे हो? क्योंकि राज्यसभा का नियम है दोस्तों कि हर 2 साल में वो अपने 1/3 बंदों को रिटायर करता, अवकाश देता है। अब आपको सोचना चाहिए, अगर ये हर 2 साल में 1/3 निकल गए तो फिर 1/3 कम पड़ गए, तो जब इस 2 साल में 1/3 निकले तो इसी साल में 1/3 एंटर भी करेंगे, समझ गए। तो फिर सर इनका कार्यकाल कितना होता है? क्या 2-2 साल का होता है? नहीं। जैसे ही आप एक बार राज्यसभा में चुन करके जाओगे तो आपका कार्यकाल होगा 6 साल का, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का नहीं होता है, ये उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने चुन दिया तो उनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है 6 साल का, ठीक है। अब आपने इनको जैसे ही 6 साल के लिए चुना हुआ है, तो क्या होगा कि ये बंदा, जैसे मान लो ये 2000 में सिलेक्ट हुआ, ठीक है, अब 6 साल है तो 2006 में ये रिटायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसकी अच्छी बात होगी। लेकिन आपको मालूम है ना कि 2000 में ये सिलेक्ट हुआ था, 2002 में कुछ बंदे जो हैं 1/3 वो गायब हो जाएंगे, तो 1/3 2002 में ज्वाइन करेंगे। अब जो 2002 में ज्वाइन करेगा वो फिर कब रिटायर होगा भैया? वो 2002 से 6 लगा लो, 2008 में रिटायर होगा वो। ये क्लियर हो गया, है ना। 2008 में रिटायर होगा, तो देख रहे हो आप हर 2 साल में ऐसी जो है बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही 2004 पहुंच जाओ, 2004 में भी फिर कुछ लोग जो है 1/3 बंदे बाहर जाएंगे और 2004 में एंटर होंगे। अब 2004 से फिर से 6 साल लगा लो, आपको दिखेगा कि 2010,
ठीक है। तो आप देख रहे हो ना किस तरह से 2006, 2008 और 2010 यानी हर 2 साल में चुनाव होते ही होते हैं राज्यसभा के। क्यों? क्योंकि 1/3 बंदे रिटायर होते हैं और 1/3 बंदे एंटर होते हैं, है ना। 1/3 बंदे एंटर, 1/3 बंदे बाहर, है ना। यही मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया कि देखो जैसे एग्जाम्पल 2018 में 3 लोग हुए, फिर 2 साल के बाद चुनाव होगा, है ना। 1/3 बंदे बाहर हो जाएंगे तो 1/3 वापस जाएंगे। तो ऐसा हर राज्य में होता है, अलग अलग बिल्कुल। तो ये 3 2020 में, फिर ये 2022 में 4, ठीक है, हो गए 10। इस तरह से होता है, कभी भी एक साथ सिलेक्ट नहीं होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। अब ये है कि आपके पास ये आता होगा कि राज्यों को राज्यों की सभा क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको आंसर बताया अभी अभी, क्योंकि राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनका चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और यही अब विधानसभाओं के द्वारा किया जा रहा है, तो विधानसभा राज्यों की है, तो विधानसभा राज्यों की है, इसीलिए इसे राज्यों की सभा कहा जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, है ना। और ये साफ साफ किस आर्टिकल में लिखा हुआ, आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है। अब कई बार आपके दिमाग में आता है सर चुनाव की प्रक्रिया क्या है ना, कैसे चुने कैसे जाते हैं लोग। तो मैंने आपको बताया ना, एकल संक्रमणीय, है ना, आनुपातिक, है ना। तो ये कैसे काम कैसे करता है, देखिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, है ना, ये मेरे रिकमेंडेशन भी है। एक वीडियो पड़ा हुआ है राष्ट्रपति का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है एकल संक्रमणीय, है ना, आनुपातिक गुप्त मतदान, साफ साफ ही लिखा हुआ है। आप चले जाएंगे पॉलिटी लेक्चर के क्या कहना चाहिए प्लेलिस्ट में, तो आपको दिख जाएगा राष्ट्रपति के एकल संक्रमणीय, उसको देखिए। उसको आप जैसे ही ओपन करेंगे तो पहले ही मैंने आपको एकल संक्रमणीय पढ़ा के रखा हुआ है, आपको दिख जाएगा कि एकल संक्रमणीय का मतलब क्या है। फिर भी मैं हल्का सा बताता हूँ। देखिए संक्रमणीय का मतलब होता है हस्तांतरणित, है ना। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि इसमें चुनाव ऐसे नहीं होता है कि आपने एक को वोट दिया और आप आगे निकल गए, है ना। जैसे लोकसभा में क्या होता है कि हम एक ही को वोट देते हैं, बस हमें दूसरे को वोट नहीं देना, एक पार्टी को दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता दोस्तों। राज्यसभा में जब हमारे एमएलए जो हैं वो जब वोट डालते हैं तो जितने कैंडिडेट होते हैं ना, सबको वोट देना पड़ता है, बस इन्हें प्रेफरेंस ध्यान में रखना होता है। जैसे कि मान लो ABC 3 बंदे खड़े हो गए, है ना, ABCD 4 बंदे खड़े हो गए। अब इन चारों, अब जैसे मान लो एक एमएलए आया, है ना, अब एक एमएलए मान लो कि वो भाजपा का है ना, भाजपा का वो एमएलए, और उसे मालूम है कि ये ए वाला बंदा यही लोग लेके आए हैं, तो वो भले ही ए को चाहते हैं बनना, लेकिन इसको मतलब ये नहीं कि अब ये एमएलए भाजपा का ये कांग्रेस के लाए हुए बंदे को नहीं देगा या किसी और पार्टी के लाए हुए बंदे को नहीं देगा, इसको देना सबको पड़ेगा, बस इसे वरीयता रखनी पड़ेगी। अब वरीयता कैसे होती है, जैसे मान लो ये वोट डालेगा जब, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे किसे रखना चाहता है, तो इसके हिसाब से ए रहेगा। फिर इससे अब सेकंड भी रखना है कि भाई मान लो अगर ए नहीं बना, क्योंकि इसके अकेले वोट से थोड़ी ना बनेंगे, वो तो सबके वोट से आएंगे। मान लो ए नहीं बना, तो तुम किसको चाहते हो सेकंड नंबर पे कि जो राज्यसभा में जाए, तो फिर इसकी सेकंड प्रेफरेंस रहेगी बी या सी या डी, कुछ भी हो सकती है। मैं अभी ऐसे लाइन से लिख दे रहा हूँ। और फिर थर्ड, मान लो बी भी नहीं बनता तो मेरी प्रेफरेंस सी को बनाने की है, और अगर सी भी नहीं बनता तब मेरी प्रेफरेंस है डी को बनाने की। समझ गए दोस्तों। तो ऐसे ही हर एमएलए को सभी को वोट देना होता है, बस उनकी वरीयता रखनी पड़ती है। हो सकता है दूसरा एमएलए आए, वो बोले कि मैं बी को फर्स्ट पोजीशन में चाहता हूँ, ए को सेकंड में चाहता हूँ, फिर डी को थर्ड में चाहता हूँ और इसको फोर्थ में चाहता हूँ। आप समझ पा रहे दोस्तों, है ना। तो इसमें क्या है कि एक एमएलए को सबको ही मत देना होता है, ठीक है। इसे कहते हैं एकल। अब देखो, अब होता क्या है कि जब पूरे वोट हो जाते हैं तो ABCD, है ना, ये जितने बंदे खड़े हुए हैं, ये यहाँ पर ये वो चुनाव नहीं है कि जिसमें जो सबसे ज़्यादा वोट लेकर के आएगा वो जीत जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर जो चीज़ इन्हें हासिल करनी है वो होती है निर्धारित मत, एक निश्चित कोटा, है ना। जो बंदा निश्चित कोटा लेकर के आ जाता है वही बनता है, क्या कहना चाहिए, वही चुन करके जा सकता है राज्यसभा में। अभी निर्धारित कोटा क्या होता है उसको समझिए, यहाँ पर निकलता कैसे। तो ये जो निश्चित कोटा है, निर्धारित कोटा है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला है दोस्तों। सबसे पहले तो मतदाताओं की संख्या, कितने मतदाता हैं। तो जैसे हम राजस्थान का अगर एग्जांपल ले लें तो राजस्थान में कितने भाई मतदाता कौन होंगे, इनमें एमएलए होंगे, आपको तो पता ही है। तो भाई राजस्थान में जो एमएलए हैं वो 200 हैं, तो ये हो गए हमारे मतदाता। अपॉन में जीतने वाले कितने हैं, मतलब कितने लोग उस समय चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब आपके राज्य में चुनाव, राज्यसभा चुनाव के लिए कितने लोग एक टाइम पे खड़े। तो हम जैसे राजस्थान का एग्जाम्पल ले लें तो भैया आपको मालूम ना, पहले पायदान पे 3 लोग, फिर 3 लोग और फिर 4 लोग। तो अभी मान लेते हैं कि 3 लोग का अगर जीतने के लिए हो रहा है, तो 3 लोग यहाँ लिख दिया अपन ने, दिख रहा है ना, ये जीतने वाले 3 लिख दिए, और +1 करना है, और ना, और पूरा खत्म करने के बाद फिर से +1 करना है। तो अपन ने +1 किया, +1 किया, भाई अभी देखो 3 और 1 हो गया 4 नीचे, है ना, और ये 200, अब काट दो 50 आएगा, और 50 + 1 कितना आ गया 51। मतलब ये वो वोट है दोस्तों, है ना। इसे कहते हैं निश्चित कोटा, निर्धारित कोटा। मतलब ये है इतना वोट, ये जो खड़े हुए थे ना ABCD, इनमें से अगर कोई भी बंदा पहली स्टेप में
पहली स्टेप में अगर 51 लेकर के आ गया तो वो पार। लेकिन मान लो इनमें से कोई भी नहीं ला पाया, कोई लाया 40, कोई लाया 30, कोई लाया 20 और कोई लाया 10, जो भी। क्लियर हो गया दोस्तों? मतलब देख रहे हो आप, आपको दिख रहा है कि ए के पास सबसे ज़्यादा वोट है, लेकिन वो राज्यसभा में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसे निर्धारित कोटा लाना था, और निर्धारित कोटा कितना दिया हुआ है? 51। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि इसमें वो नहीं जीतता जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होता है, इसमें जीतता वो है जिसके पास निश्चित कोटा होता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान में आनी चाहिए। और सपोज करो ये चुनाव लोकसभा या विधानसभा का होता, तो क्या ए को बन जाना चाहिए था एमएलए? बिल्कुल बन जाना चाहिए था, क्योंकि जब हम लोकसभा विधानसभा का चुनाव देते हैं तो वहां पर यही होता है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट है वही चुना जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, राज्यसभा के चुनाव की या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति की, तो वहां पर सबके लिए निर्धारित कोटा डिसाइड किया गया है। फॉर्मूला ये रहा है ना, आपके सामने ही लिखा हुआ है, ये देखो। ये क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, राष्ट्रपति के मामले में जीतने वाले कितने होते हैं? एक ही होता है, क्योंकि एक ही राष्ट्रपति बन सकता है, तो 1 + 1 ये 2 से डिवाइड होता है वहां पर। होप सो आप समझ पाए हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं दोस्तों। अब ये देखिए, ये तो मैंने खैर आपको बता दिया कि खुला मतदान नहीं है ना। खुला मतदान क्यों है? क्यों ऐसा क्वेश्चन आपके पास दिमाग में आ सकता है, सर गुप्त रख देते तो क्या होता, ट्रांसपेरेंसी क्यों भंग कर रहे हो, उसको रहने दो ना वहाँ पर। देखिए दोस्तों, होता क्या है, अब आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ। इसमें क्या है, जैसे मान लो किसी को अपना एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो मुझे बनना है, मैं चाहता हूँ कि मैं राज्यसभा का मेंबर बन जाऊँ। अब राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप बताओ। मुझे जाना पड़ेगा एमएलए के पास, है ना। एमएलए जितने भी हैं सबके पास जाऊंगा। भाई इनमें से मैं क्या करूंगा, कोशिश, अगर मैं बहुत पैसे वाला हूं तो मैं खरीदने की कोशिश करूंगा इनमें से कईयों को। ठीक है, अब होता क्या है कि मैं मान लो ऐसा बंदा हूं जो कि हूं कांग्रेस से। ठीक है, और अब भाई कांग्रेस तो इतनी संख्या में है नहीं कि मुझे अगर वो वोट दे तो मैं चुन के चला जाऊं। तो मैं क्या करूंगा, फिर भाजपा के या किसी और उसके एमएलए को खरीदने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों कि ये दूसरी पार्टी के थे, और ये देखो जरा, इन्होंने अपनी पार्टी के साथ ही धोखा किया है ना, और खरीद फरोख्त में आ गए और मुझे वोट दे दिया। तो अगर ये गुप्त होगा तो क्या आपको लगता है कि अपनी पार्टी से ये धोखा नहीं कर लेंगे? कर सकते हैं, मालूम है ना। और यहाँ पर अपनी पार्टी से धोखा क्यों नहीं करना है दोस्तों? क्योंकि आप पूरे के पूरे मंत्रिमंडल हो, और अगर आप ही अपने ही साथियों में दगाबाजी करोगे तो आप फिर कैसे चलाओगे बाकियों को? तो इन्हें एक टीम की तरह रखने के लिए, एकजुट रखने के लिए, एक दूसरे को धोखा कभी ना दे पाए, इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों इसे गुप्त नहीं रखा गया है। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई भाजपा का कैंडिडेट है, मतलब भाजपा जैसे चाहती है ना कि इसको बना ले, इसको बना ले, है ना। जैसे आपने देख ही लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अब वो फेस बने हुए हैं यहाँ से राज्यसभा के लिए जाने के लिए। तो आपने देखा ना, उन्होंने पार्टी चेंज की, भाजपा में चले आए, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाजपा जो है उनका मत ज़्यादा अच्छे से रख सकती है ना। तो वो काम कौन करेगा? वो एमएलए, विधानसभा में वो बंदा खड़ा हो जाएंगे और हमारे जो एमएलए हैं वो उनको मत देंगे, भैया पहुंच जाओ। लेकिन आपको मालूम है कांग्रेस वाले नहीं देंगे। लेकिन हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के कुछ लोग हों कांग्रेस में और वो उन्हें खरीद ले और बोले कि चलो भाई एक काम करो, मुझे वोट डाल देना। इसीलिए अब समझ गया ना, तो कमलनाथ जी को कोई धोखा ना दे पाए इस मामले में, तो फिर ये इनके जितने भी बंदे हैं वो सब जब वोट डाल के आएंगे तो उन्हें दिखाना पड़ेगा कि हमें किसने वोट दिया। समझ गए? तो टीम चाहे हारी हुई हो चाहे जीती हुई हो, वो अपने लोगों के साथ धोखा ना कर पाए, इसको ध्यान में रखने के लिए इसे खुला रखा गया है। क्लियर हुआ दोस्तों, है ना। इसका ध्यान रखें। अब चलिए कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। जैसे कि आपने देखा है कि ये जो, जैसे आप राज्यसभा कहते हैं ना आज, ये पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहलाती थी, लेकिन 23 अगस्त 1954 में इसको राज्यसभा कहा जाने लगा। ठीक है, इसे क्या कहने लगे अपन? इसे राज्यसभा कहने लगे। डेट याद रख लो, 23 अगस्त 1954 है जब अपन ने इसे काउंसिल ऑफ स्टेट किया है। यानी कि समझ रहे हो, 1950 को संविधान लागू होने के बाद भी इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही कहा जाता था। राज्यसभा तो इसे 23 अगस्त 1954 में कहा गया भैया, वो भी संविधान लागू होने के पूरे 4 साल बाद लगभग। देख पा रहे हैं आप दोस्तों, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब कहा गया इसे राज्यसभा, 1954 में। अच्छा, अब मैंने आपसे बात करी थी लोकसभा के बैठक की। देखिए, राज्यसभा के गठन और राज्यसभा की पहली बैठक, इस तरह से लोकसभा के गठन और लोकसभा की पहली बैठक मैंने दोनों बताई थी, और दोनों को मैं यहाँ पे लिखूंगा भी ताकि कंपेयर होते चले जाए, है ना। तो देखिए, राज्यसभा का गठन कब हुआ है? 3 अप्रैल 1952। तो लोकसभा गठन कब हुआ था? किसी को मैंने बताया हुआ था 17 अप्रैल, है ना। 17 अप्रैल को हुआ था दोस्तों, 17 अप्रैल 1952, है ना। सन तो वही है, सन वही है, बस अंतर इतना है कि ये 3 अप्रैल को हो गया, ये 17 अप्रैल को हुआ। गठन की बात है ये,
लोकसभा का गठन 17 अप्रैल को हुआ है और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल को हुआ है। अच्छा, लोकसभा की बैठक कब हुई है और राज्यसभा की बैठक कब हुई है? लोकसभा राज्यसभा आपको मालूम है ना, दोनों मिलकर के सांसद हैं। गठन आगे पीछे हो सकता है लेकिन बैठक तो एक साथ ही हुई होगी। तो लोकसभा की बैठक भी 13 मई को हुई थी और राज्यसभा की बैठक भी 13 मई को हुई थी। और मैंने आपको बताया है ना कि लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति को मिला के संसद माना जाता है और संसद का जनक किसे कहा जाता है? पिछले वीडियो में बताया था मैंने, जीवी मावलंकर को। जीवी मावलंकर ही हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं, स्थायी भी वही हैं, अस्थायी अध्यक्ष भी लोकसभा के वही हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़िया। अच्छा, अब आपको ये तो पता ही है कि राज्यसभा, अब देखिए मैंने लोकसभा स्पीकर की बात करी, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष। तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, है ना। देखिए इसमें एक लाइन आपको लिखी मिलेगी जब भी आप उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, आर्टिकल 63 जब पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन अध्यक्ष लिखने का मतलब क्या है दोस्तों? क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं इसीलिए वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के सभापति हैं। समझ पा रहे हैं आप? ध्यान सुनिए, ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं, देखिए राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसके सभापति उसके सदस्य नहीं है। समझ गए? राज्यसभा के जो सभापति हैं राज्यसभा के सदस्य नहीं है लेकिन हैं वो उसके अध्यक्ष। क्लियर है? हाँ, लेकिन राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो उसके सदस्यों में से ही चुना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पर राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? जो उपराष्ट्रपति होता है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति इसीलिए। तो याद रखिए उपराष्ट्रपति की खुद की कोई तनख्वाह ही नहीं होती है, उनको जो भी तनख्वाह मिलती है वो सारी इसलिए मिलती है क्योंकि वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उन्हें तनख्वाह मिलती है, उपराष्ट्रपति होने के लिए उन्हें तनख्वाह मिलती भी नहीं है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने बैठक बताई, सब बताई। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आपको ये तो मालूम है कि राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस, तो लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस, है ना। निम्न सदन, उच्च सदन। इसका कारपेट रेड होता है, लोकसभा कारपेट ग्रीन होता है। भाई ये परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं हो सकती है। लेकिन लोकसभा जो है ये भंग हो सकती है, इसका कार्यकाल 5 साल हो सकता है ना। हाँ, वो बात अलग है कि इमरजेंसी लगी हो तो इसे बढ़ाया जा सकता है, यानी मान लो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, आर्टिकल 352 लग जाए तो इसका जो है कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। जैसे इंदिरा गांधी जी ने 5 साल की बजाय 6 साल किया था, है ना, आपको मालूम है 352। और अगर इनका गठबंधन टूट जाए, जैसे पीएम मोदी के जो मेंबर्स हैं वो पीछे हट जाए, उनका समर्थन छीन लें, तो फिर ये भंग भी हो सकती है, 5 साल हो या ना हो। समझ गया ना? इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। तो लोकसभा अस्थायी सदन होता है और राज्यसभा जो है स्थायी सदन होता है ना। इसके बंदे हर 2 साल में 1/3 बंदे जो है रिटायर होते हैं और वही 1/3 वापस चुन करके आते हैं। और जो चुन करके आएगा उसका कार्यकाल कितना रहेगा? 6 साल का। ठीक है ना। तो रहते वो 6 साल तक है, बस हर 2 साल में आप रिटायरमेंट देखते जाओगे, मतलब जिसके 6 साल पूरे होते जाएंगे वो निकलता चला जाता है। तो ऐसा हमने बनाया है कि सभी के 6 साल जो हैं वो कवर होते जाएंगे, हर 2-2 साल में 2-2 साल में निकलता चला जाएगा। अच्छा, इसमें एक डाउट सभी मुझसे पूछ लेते हैं कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि मान लो जैसे आप कहते हो कि 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था राज्यसभा का। ठीक है, तो अब देखो गठन हुआ था, तो जब उस दिन गठन हुआ तो क्या सारे सदस्य वहाँ मौजूद थे? 245 के 45 अपने सारे मौजूद थे? तो मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल मौजूद थे। तो सर जब एक साथ ये पहुँचे, एक साथ जब शपथ ले रहे हैं, तो इन सब का कार्यकाल यहीं से शुरू होने वाला है, यानी ये सारे के सारे आज से 6 साल पूरा रहेंगे और फिर हट जाएंगे। सर तो फिर 2 साल वाला कॉन्सेप्ट बीच में कैसे आया? भाई जब पहली बार गठन हुआ तो ये सारे के सारे तो 6 साल के लिए है ना, तो फिर आपने 2 साल के लिए ये मतलब ये आगे पीछे कैसे शुरू हो गया, है ना। इनको तो भैया 245 के 245 6 साल पूरा निपटाएंगे और तभी जाएंगे। तो दोस्तों ये हमें पता था कि ऐसा नहीं हो पाएगा, इसीलिए नियम बनाया गया। और अब वो देखो वो जरा कैसे किया गया है ना। 1952 में सारे सांसद आए, बिल्कुल 6 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए शुरू हुआ। अब हुआ क्या? 1952 है ना। अब 1952 के बाद आई 1954। कायदे से ये जितने लोग भी 1952 में सिलेक्ट हुए हैं ये 6 साल निपटाएंगे और 1958 में जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों ऐसा हो जाता तो फिर हर राज्यसभा का जो कार्यकाल है ना वो 6 साल का हो जाता, है ना। और फिर हम 2 साल में कभी भी रिटायरमेंट नहीं कर पाते। तो हमें ये करना था। क्यों ऐसा करना था? ताकि जो राज्यसभा है वो निरंतर चलती रहे, वो कभी भंग ना हो, है ना। क्योंकि ये एक राज्यों के भलाई के लिए रहने वाला चीज़ है और राज्य से ही तो मिलकर के भारत बना है और भारत राज्यों का संघ है। तो संघवाद का पालन करते हुए, संघवाद कभी न टूटे, इसको ध्यान में रखते हुए राज्यसभा को इस तरह से बनाया गया। तो कैसे किया गया अब वो देखिए। तो हुआ क्या कि पूरे के पूरे जो हैं ये सारे के सारे जो हैं ये 1952 में है और रिटायर होना चाहिए था 158 में। लेकिन हमने क्या किया, जैसे ही 2 साल बीते, मालूम है ना 2 साल में 1 तिहाई बंदे हटाने पड़ेंगे हमें, है ना। तो हमने नियम यहीं से शुरू कर दिया।
जैसे 1952 में पहली बैठक हुई और 2 साल जब बीते और 1954 आई, तो हमने क्या किया, लॉटरी निकाली, है ना, लॉटरी निकाली। लॉटरी में जिन लोग का नाम आया, है ना, हमने लॉटरी निकाली 1/3 बंदों की, और जिन जिनका नाम आया उनको दे दिया अवकाश। समझ रहे हो? हाँ, आप कह सकते हो कि सर इन्होंने 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया, आप बिल्कुल सही हो दोस्तों, लेकिन हमें क्या करें, हमें संघवाद को बचाना है तो ऐसा करना पड़ा। तो हमने क्या किया, 1954 में जो है 1/3 व्यक्तियों की लॉटरी नाम निकाले, ऐसे ही जैसे वो गुल्लक में नहीं डाल के निकाल लेते, कोई नाम लिख दिया, रैंडमली उठाया, तो इन 1/3 को रिटायर कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अब जैसे ही 1/3 जाएंगे तो इनकी सीट खाली हो गई, तो 1/3 आएंगे भी, तो अब जो आएंगे, अब ये जितने भी बंदे अब 1/3 जो आए ये 6 साल के लिए रहेंगे। और बंधु जरा मुझे बताओ, 1954 में रहने वाला, है ना, कब रिटायर होगा? ये 6 साल जोड़ लो यहाँ पे, 1960, है ना, ये 60 वाले रिटायर होंगे। ठीक है, अब इनने क्या किया भैया, चलो ठीक है, यहाँ से जम गया। अब फिर से जैसे 2 साल आया, क्योंकि हमें हर 2 साल में रिटायर करना है, तो 1956 में फिर से हमने लॉटरी निकाली, और लॉटरी के बाद हमने क्या किया कि फिर से 1/3 बंदों को अवकाश दे दिया, और फिर से जैसे ही खाली हो गया तो फिर से नए बंदे भर दिए हमने। और अब जो 1956 में आया है, फिर वो 6 साल तक रहेगा। तो अब जरा इसमें 6 साल जोड़ लो, 1956 में कितना जाएगा दोस्तों, 1962, है ना, ये चला जाएगा 1962 चला जाएगा। ठीक है, 1962 चला जाएगा। ठीक, और अब ये देखो जरा 1958 आ गया दोस्तों, ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि अब ये तो वो रेट, अब इसके लिए लॉटरी नहीं निकाली गई थी, लॉटरी सिर्फ यही निकाली ताकि ये जो क्या कहना चाहिए, जो प्रक्रिया है ये सेट हो जाए। ठीक है, अब 1958 में तो कौन रिटायर हुआ होगा, इसकी लॉटरी की जरूरत नहीं पड़ी। अब जिन लोग जो बच गए थे, ये जो 1/3 में नाम नहीं आया था इनका, जिन्होंने वाकई इतने 6 साल पूरे किए 1952 से लेकर 1958 तक, उनमें उन 1/3 बंदों को जो है हमने रिटायर कर दिया 1958 में, और फिर नए 1/3 आए होंगे, तो फिर वो 6 साल तक रुके होंगे, और ये कब जाएंगे दोस्तों, 64 में। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो, ये देखो 1954 वाले फिर ये 60 में चले गए, 60 के बाद फिर दो साल लगेगा, 62 आएगा, तो 1956 वाले चले जाएंगे, फिर और मालूम है ना, नए आते जाएंगे, है ना, फिर 1962 में नए आएंगे, फिर ये 62 के बाद फिर आएगा क्या, 1964, उसमें कौन चले जाएगा, 1958 वाले चले जाएंगे। क्लियर हो गए दोस्तों? तो इस तरह से हमने क्या किया, शुरू में पहले हमने 2 साल 1954 और 1956, याद रखिएगा, ये वो 2 साल है जिसमें हमने लॉटरी निकाल करके 1/3 बंदों को हटाया और 1/3 को एंटर किया, है ना, बस ये 2 ही बार हमने किया है लॉटरी निकालने का। इसके बाद हमारा राज्यसभा का जो काम था वो बिल्कुल सेट हो गया था। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब राज्यसभा के कुछ विशेष प्रावधान है, उनको देख लीजिए। ये तो मैंने आपको बता दिया। विशेष क्या है भैया कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं। हाँ, वो सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ होती है दोस्तों, जैसे मान लो राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आप लेकर के आए, कोई भी प्रस्ताव आप लेकर के आए, और मान लो उस प्रस्ताव में वोटिंग हुई और मालूम चला कि 50-50 50-50 हो गया, मतलब बराबर वोट हो गया। कोई प्रस्ताव आया था, उस पर जितने, मान लेते 100 लोग हैं अगर राज्यसभा में, तो उनमें से 50 ने इसको वोट दिया और 50 ने इसके हक में वोट दिया और 50 ने इस प्रस्ताव को इसके हक में वोट नहीं दिया। तो अब ये बीच में अटक गया। तो अब इसके मामले में क्या कर सकते हैं? तो राज्यसभा के स्पीकर को, यानी कि उपराष्ट्रपति, जो कि ऑलरेडी सभापति बन जाते हैं क्योंकि राष्ट्रपति हैं, तो उनको दी गई है कास्टिंग वोट की पावर, यानी निर्णायक मत की शक्ति दी गई है। अभी निर्णायक मत क्या होता है दोस्तों? उनका एक ही मत है। अब वो जब भी 50-50 होगा तो वो किसी भी तरफ अगर वोट देंगे तो वो मान्य हो जाएगा। अब मान लो वो हाँ बोल देंगे तो बस भैया हाँ वाले जीत गए, और अगर वो ना की तरफ वोट दे देंगे तो ना वाले जीत गए। तो इसे कहते हैं निर्णायक मत, है ना। तो ये राज्यसभा के विशेष अधिकार आप मान सकते हैं जो कि उपराष्ट्रपति के पास है दोस्तों। ठीक है, और ये तो मैंने, हाँ अब देखिए, ये तो हो गई भैया बात की जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, है ना, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इनके पास निर्णायक मत होता है। ये भी आपने देख लिया। अच्छा, ये तो हो गई भैया कि उपराष्ट्रपति होने की वजह से वो बने। सर इनको हटाया कैसे जाता है? याद रखिए, राज्यसभा की विशेष शक्ति ये है कि जब आपको उसके सभापति को हटाना है ना, तो राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रस्ताव आप लोकसभा में नहीं ले आएंगे। अगर आपको उपराष्ट्रपति को हटाना है या सभापति को, कहने दोनों एक ही बात होती है, तो आपको प्रस्ताव कहाँ लाना पड़ेगा? प्रस्ताव लाना पड़ेगा आपको राज्यसभा में। ठीक है, अब वो प्रस्ताव आया तो है, लेकिन उसे पारित कैसे करेंगे? तो क्या होता है कि ये कहा गया है कि राज्यसभा में उस समय, है ना, जब उनको हटाने का प्रस्ताव लाया गया है, तो जितने लोग मौजूद हैं, बहुत ध्यान से देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, 245 टोटल होते हैं। मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अभी कितने मौजूद हैं। तो मान लो अभी 200 मौजूद हैं। ठीक है, नहीं आए 45, 200 हैं। तो यहाँ साफ साफ लिखा है तात्कालिक, यानी कि मौजूद सदस्य का बहुमत। तो 200 का बहुमत कितना दोस्तों? 101। क्लियर है? बस इतना 101 ने अगर वो जो हटाने वाला प्रस्ताव है उसको हाँ बोल दिया तो समझ जाओ कि राज्यसभा से तो ये पारित हो गया। सोचो जरा, सभापति को हटाने के लिए राज्यसभा में सिर्फ आपको बिल्कुल जो मौजूद है उनका बहुमत चाहिए आपको,
ज़्यादा एक्स्ट्रा बिल्कुल। देखिए ये ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के बहुमत नहीं चाहिए, राज्यसभा के उस समय कितने प्रेजेंट हैं उनका बहुमत चाहिए। अगर उस समय 100 भी प्रेजेंट है तो बस 51 लोग वोट दे दें, 200 प्रेजेंट है तो 101 दे दें। इसे कहते हैं तत्कालिक रूप से मौजूद सदस्यों के द्वारा, है ना, उनका बहुमत। ठीक है, मान लो कि उस समय सिर्फ और सिर्फ क्या कहना चाहिए 50 लोग मौजूद हैं, तो आपको मालूम है 26 वोट दे दो, 25 में 1 प्लस, ठीक है, हो गया भैया। इसे कहते हैं जितने हैं तो ये हो गया, काम बन गया। और फिर ये जाएगा कहाँ, फिर ये जाएगा भैया लोकसभा में, और लोकसभा की सिर्फ सहमति चाहिए, सिर्फ सहमति चाहिए, केवल सहमति चाहिए, और उपराष्ट्रपति हट जाएंगे अपने पद से, है ना। तो याद रखिए ये विशेष अधिकार है कि भैया अच्छा मतलब उपराष्ट्रपति को हटाना है ना, जो कि पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, तो राज्यसभा में ही जाएगा प्रस्ताव, है ना, और सिर्फ तात्कालिक सदस्य के बहुमत से, और फिर बाद में लोकसभा की केवल सहमति से उसे वो किया जा सकता है। अगली चीज़ है दोस्तों आर्टिकल 249, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, इसमें ये लिखा गया आर्टिकल 249 में, जैसे आपने देखा होगा जो हमारी 7वीं अनुसूची है ना, आप सभी जानते होंगे 7वीं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची में हमारा क्या दिया है दोस्तों, इसमें दी हमारी लिस्ट, है ना, कुछ राज्य की लिस्ट, है ना, राज्य क्या कहना चाहिए, राज्य के विषय, केंद्र के विषय, और एक है समवर्ती सूची। सूचियाँ दी हुई है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो अब देखो राज्यसभा को इसमें क्या पावर, राज्यसभा ये कहती है कि अगर राज्यसभा को ये लगता है, राज्यसभा को ये लगता है कि जो राज्य सूची में जो विषय दिया है वो राष्ट्रीय हित के लिए महत्वपूर्ण है, तो राज्यसभा उसको उस विषय पर कानून बनाने की पहल कर सकती है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो राज्य सूची है, देखिए राज्य सूची में कुछ विषय होंगे। राज्य सूची क्या मतलब, केंद्र सूची क्या, केंद्र सूची में वो विषय रखे जाते हैं जिनमें केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में वो विषय रखे जाते हैं जिनमें राज्य कानून बना सकता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा, आर्टिकल 249 राज्यसभा को ये पावर देता है कि अगर उसे लगता है कि राज्य सूची में ऐसा कोई विषय लिखा हुआ है जो कि राष्ट्रीय हित के लिए बहुत ज़रूरी है, तो राज्यसभा उसमें पहल करके कानून बना सकती है। कानून बनाने की मतलब पहल कर सकती है, वो तो लोकसभा में तो जाएगा ही जाएगा। अभी पहल कैसे होगी दोस्तों, इसको पहल को करने के लिए जितने लोग उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत, ये देखो ये नॉर्मल बहुमत नहीं जो अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, है ना, कि 200 लोग मौजूद हैं, है ना, ये मान लो कि भैया 200 लोग मौजूद हैं, तो आप सोचो कि इसका नॉर्मल यानी 101 नहीं, 200 का 2/3 करो, है ना, इतना बहुमत उपस्थित और मतदान करने वालों का है ये। तो समझ लो कि 200 लोग उपस्थित होंगे लेकिन मतदान कितने कर रहे हैं ये पता नहीं, तो जितने लोग मतदान कर रहे हैं ना, फिर उन मतदान का 2/3 होना चाहिए। ये इतनी खास बात है दोस्तों। ठीक है, तो उपस्थित व मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की पहल की जा सकती है। और याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल, कोई भी देखिए हर विषय जो है महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, तो ये अगर 1 साल के लिए बन रहा है तो इसकी वैलिडिटी, सॉरी, अगर ये इतना महत्वपूर्ण है तो वो हर साल तो महत्वपूर्ण रहेगा नहीं, तो उसकी जो वैलिडिटी है महत्वपूर्ण होने की वो सिर्फ 1 साल तक है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई दोस्तों। ऐसे अब बात करते हैं कि ये जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, जैसे आपने सुना होगा ना कि लोकसभा, राज्यसभा, सॉरी, अखिल भारतीय यानी कि IAS, IPS, IFS 3 होती है दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं, आपको मालूम है, ये IAS, IPS, इनका वर्णन कहाँ है, इनका वर्णन 309 में है। देखिए मैं पहले आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा ये क्या है। देखिए हमारा आर्टिकल 309 जो है ये साफ साफ कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सेवा शर्तों के निर्धारण संसद करेगी। मतलब ये IAS, IPS की जितनी भी सेवाएं हैं या शर्तें हैं कितनी हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, संसद करेगी। और 310 पहुंच जाओ। अब भाई अब आपको लगेगा सर ठीक है सेवा शर्तें तो बता दी, लेकिन ये काम कब तक करते हैं IAS, IPS, ये काम करते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और क्या मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल भी प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अटॉर्नी जनरल भी प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, और IAS, IPS, IFS भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। और प्रसाद पर्यंत के कार्य करने का मतलब क्या होता है कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी, यानी जब तक उनको लगेगा तब तक ये सारे के सारे अपने पद पर रहेंगे, जिस दिन उन्हें नहीं लगा तो ये सारे के सारे अपने पद से हट जाएंगे। और ये भी याद रखिए दोस्तों, 311 जब आप पढ़ेंगे तो साफ साफ कहा गया कि राष्ट्रपति के अधीनस्थ कोई भी अधिकारी इनको हटा नहीं सकता है ना। IAS, IPS को राष्ट्रपति के अधीनस्थ जितने भी हैं उनके द्वारा, किसी के द्वारा इसे हटाया नहीं जा सकता, इसको सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। तो ये 309 था, है ना, याद रखिएगा 309 में इनका उल्लेख है सेवा शर्तें। 310 में बनी बात है कब तक रहेंगे, प्रसाद पर्यंत, फिर हटाने की बात होगी तो कैसे हटाए, इनको कौन नहीं हटा सकता, राष्ट्रपति के अधीनस्थ रहते हैं, अधीनस्थ जो हैं वो इन्हें हटा नहीं सकते। अब आता है 312, ठीक है, 309, 310, 311, 312 सुन लो। और ये है राष्ट्रपति से, राज्यसभा से जुड़ा हुआ। इसमें ये कहा गया है 312 में कि राज्यसभा के पास पावर है कि जैसे अगर उन्हें लगता है कि नई अखिल भारतीय सेवा का गठन होना चाहिए, जैसे मान लो IAS है, IPS है, मान लो पहले IAFS नहीं था, फिर बाद में IFS बनाया गया, है ना,
तो ऐसे ही उन्हें और कुछ लग जाए कि भैया ये भी एक अखिल भारतीय सेवा होनी चाहिए, है ना, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो आप। तो कुछ भी उनको लग सकता है, तो उसका भी गठन उसका गठन करने का प्रस्ताव करने के अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास है दोस्तों। वैसे हकीकत में ऐसा होता नहीं दोस्तों, जितनी भी राज्य होते हैं ये आईएएस आईपीएस को की पोस्ट को इतना नहीं मानते, आईएफएस को, है ना। इन्हें ये लगता है कि केंद्र के द्वारा है तो ये राज्यों की सुनते नहीं है, राज्य इन पर ज़्यादा अच्छे दबाव नहीं बना पाता है, और यही वजह है दोस्तों कि राज्य बिल्कुल नहीं चाहता कि इनकी पोस्ट ज़्यादा हो, और इसीलिए आप देखते हो कि बहुत कम पोस्ट होती है इनकी पोस्ट बिल्कुल ज़्यादा नहीं होती है। आप आईएएस आईपीएस देखोगे हर साल 1100 के आसपास कुछ बनते हुए दिखेंगे आपको, है ना। इतनी कम पोस्ट और इतना बड़ा भारत, इतने कम कलेक्टर आईएएस आईपीएस, आप समझ पा रहे हैं, इतने कम सिलेक्शंस होते हैं इनमें। क्यों? क्योंकि राज्यों का इन पे कंट्रोल नहीं है, इस वजह से राज्य ऐसा चाहते नहीं है ना। फिर वो धीरे धीरे जब उन्हें लगता है कि भाई ये होना चाहिए, तो इस देखिए इतना सुंदर ढांचा है संविधान का, संविधान ने ये बात जो है छोड़ करके रखी है राज्यों के ऊपर, भैया राज्यों का क्या राय है इसमें वो देखना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई दोस्तों, है ना। तो ये थी राज्य की कुछ शक्तियां, मैंने आपको बताई। एक लास्ट और देख लीजिए विशेष चीज़ क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको मालूम है कि ये राष्ट्रीय क्या कहना चाहिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, आर्टिकल 352, 56 और 60। 52 में आप सभी को पता है राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में आपको पता ही है राष्ट्रपति शासन, और यह है वित्तीय आपातकाल, है ना, पैसे वैसे जुड़ा हुआ मामला, जब भाई ऐसा अकाल हमारे पास पड़े। इनमें खास बात क्या है, इनकी उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उसकी वैलिडिटी 1 माह की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माह के अंदर अंदर उन्हें संसद से जो है इसे पास कराना पड़ेगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराना पड़ेगा। इसी तरीके से राष्ट्रपति शासन की वैलिडिटी 2 माह की होती है, और वित्तीय आपातकाल की वैलिडिटी भी 2 माह की होती है, ठीक है। इन 2 माह के बाद इन्हें लोकसभा राज्यसभा से पारित करवाना ही पड़ेगा। अब दिक्कत क्या होती है, अब आप मुझसे कह सकते हो सर मान लो उस समय लोकसभा ना लग रही हो या लोकसभा भंग हो गई हो और भाई आपातकाल लगा हो, अब क्या करेंगे? तो आपको मालूम है दोस्तों, संसद का ये सदन जरूर भंग हो सकता है, निम्न सदन लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा, यानी कि अपर हाउस, यानी कि परमानेंट हाउस, परमानेंट है ना उसका नाम, ये कभी भंग नहीं होता है। तो याद रखिए दोस्तों, कभी भी लोकसभा भंग हो जाए और आपातकालीन के लिए अब आपको लेकर के आना है प्रस्ताव की खत्म करने का, है ना, तो कैसे लाएंगे? तो भी याद रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल अगर घोषित हो जाए और 1 माह में अगर लोकसभा नहीं है तो 1 माह के अंदर फिर राज्यसभा उसे पारित, और राज्यसभा पारित कर देगी तो पारित मानेंगे, ठीक है। इस तरह से राष्ट्रपति शासन भी 2 माह में, फिर राज्यसभा पारित, मतलब राज्यसभा अकेले ही डिसीजन दे सकती है अगर लोकसभा नहीं है तो उस समय। क्लियर हुआ दोस्तों, है ना। तो होप सो गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। बढ़िया है, ऐसा प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।